जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान में बुधवार को 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। लेकिन आए दिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुंभ में एक ही जगह पर 8 लाख लोग शामिल होना काफी चिंताजनक भी है। वहीं कुंभ में कितने लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, इसके आधिकारिक आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। मेला क्षेत्र में एक 96 बेड का कोरोना सेंटर बनाया गया था, जो कि 2 दिन पहले सोमवार को ही 50% भर गया। ऐसे में कई महामंडलेश्वर लोगों से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हमको शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन भी करना चाहिए। और इस बार बहुत से भक्त हरिद्वार कुंभ स्नान करना चाहते थे, उनकी ये हार्दिक इच्छा अधूरी रह गई है। उन लोगों के लिए एक ही चीज़ है, जो भी हमारे शाही स्नान आते हैं उन स्नानों में अपने घर में अगर गंगा जल है तो बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालकर सभी माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें। और फिर ये कोरोना जब समाप्त हो जाए तो आके हरिद्वार की पावन भूमि पर माँ गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये परंपरा है कि हम गंगा को स्मरण करके ही पहला लोटा जल चाहे जहाँ होते हैं माथे पर डालते हैं। गंगा च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा मंत्र बोल करके गंगा माँ को स्मरण करके ही हम स्नान करते हैं चाहे जहाँ हो। और भाव विज्ञान है, हमारा देश भाव प्रधान देश है, हमारे यहाँ की जनता भाव पूर्ण जीती है, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। एक पत्थर को स्वीकार करते हैं, शिव है तो शिव है। उसी तरह से हम जहाँ हैं वहीं से हम माँ गंगा का स्मरण करके और प्रतिदिन स्नान करें, विशेष तिथियों का स्नान करें। गुरुकुल कांगड़ी में इन दिनों पादप महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर गायत्री शर्मा के द्वारा वर्चुअल ही देश से विदेश तक सभी लोगों को गर्भधारण के बाद गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए उस दौरान क्या व्यवहार या फिर माहौल होना चाहिए, इसकी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस दौरान महिलाओं को बाहरी खाना, फास्ट फूड से बचना चाहिए। तो इसलिए वो चीज वो बाहर की तो बिल्कुल ही ना खाएं, लेकिन घर में जैसे मान लीजिए नूडल्स हैं, चाउमीन है, चीज ना खाएं। पिज्जा है तो आटे वाली ब्रेड भी घर में बन जाती है, घर में बना करके खा लें। जो भी वेजिटेबल पिज्जा खा लें। बच्चा हर समय आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको आधे घंटे 1 घंटे का टाइम दे दिया अपनी तरफ से, बिल्कुल जैसे आप पूजा करने बैठती हैं, किसी से बात नहीं करती, उसी समय आप बच्चे को अगर समय देती, पूरे 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी बच्चे को समय दिया, उसकी बातें पूछी, उससे बात बताई, उसने स्कूल की बात बताई, उसकी क्या प्रॉब्लम है, और इस बीच में आपका फोन आ गया या आपको कोई को बुला रहा है, तो आप मुझे से उठ के नहीं भागती until unless there is emergency। तो इस तरह से अगर बच्चे को हम रिलीजियसली अपना टाइम डिवोट करें माँ बाप, तो बच्चे को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। गर्भवती महिला को क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए? गर्भवती महिला जब
काम करते हैं और जो खाते हैं तो उसका सीधा असर हमारे बच्चे के असर पे ऊपर पड़ता है। बच्चा अगर अच्छा नहीं खाएगा तो उसका दिमाग और उसकी जो शारीरिक वो है उस पे कमज़ोरी होती है। गर्भवती महिलाएं, कुछ गर्भवती महिला चाइनीज़ खाती हैं, फास्ट फूड खाती हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे देखते हैं कि बच्चा न्यूरोडिजनरेशन डिजीज़ से कॉज हो गया या उसकी शक्ति अच्छी नहीं हुई। तो स्वामी दयानंद जी ने हमारे वेदों में वर्णित 16 संस्कारों के बारे में काफ़ी कुछ बताया है और बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से उसको बताया गया है। और उसमें जो पहला संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार में माता पिता का जो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिकता और स्वास्थ्य दोनों उसको प्रभावित करते हैं। तो मानसिक रूप से अगर हम बच्चे को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हम घर पे वेदों का उच्चारण करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो इससे एक सकारात्मक वातावरण तैयार होता है। सतपुली में पुलिस के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक अनोखा अभियान चलाया गया। दरअसल शादी समारोह के वाहनों में पुलिस के द्वारा दूल्हा दुल्हन को मास्क वितरित किए गए। साथ ही अपील की गई कि अपनी शादी समारोह के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय किए जाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हम लोग लगातार जन जागरूक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग अभी वाहन चेकिंग के दौरान भी, जो अभी चूँकि बारात का सीज़न चल रहा है, ऐसे में हम लोग जो आ जा रहे बारात की गाड़ियां हैं उनमें भी जो दूल्हा दुल्हन बैठी हैं उन लोगों के माध्यम से भी कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सके उसके लिए उनको भी जन जागरूक कर रहे हैं। और उनसे हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग भी अपनी शादियों में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूक करें, क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है और उत्तराखंड सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना से बचाव के लिए, उसका हम सभी लोग पालन करें। पौड़ी में 8 साल बीत जाने के बाद भी कलेक्ट्रेट परिसर की नई इमारत अब भी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाई है, जिस कारण जिला प्रशासन समस्त स्टाफ को सरकारी कामकाज अंग्रेजों के समय के बने पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में ही निपटाने पड़ रहे हैं। हालांकि इस बीच 1,95,00,000 की डिमांड शासन को भेजी गई है। जिलाधिकारी ने उम्मीद जताई है कि समय पर बजट मिला तो निर्माण कार्य मई के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। कलेक्ट्रेट का जो नवीन भवन का निर्माण कार्य हो रहा था, ये निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फिनिशिंग का कार्य के लिए हमने अतिरिक्त उसमें कुछ प्राविधान करने थे, जैसे मीटिंग हॉल है, डीएम, एडीएम, JRA सेक्शन, इनका निर्माण कार्य जो अंदर की फिनिशिंग वर्क होती है वो नहीं पूर्ण हुई थी, वो करने के लिए आदेश दे दिया है। साथ में VC रूम, NIC कक्ष बनने के लिए भी निर्देश दे दिया गया है। साथ में इसमें ENM डिवीजन जो होता है PWD का, उन्होंने जो है अपना स्तर से इसका 1.95 करोड़ का एक डिमांड भेज रखा है शासन को। पिथौरागढ़ जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला कार्यालय सभागार में जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आनंद स्वरूप ने की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने CMO को निर्देश देते हुए RT-PCR जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पतालों में वेंटिलेटर, ICU और ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। तो पता चला कि बहुत से लोग इसको लापरवाही कर रहे हैं और मास्क का समुचित प्रयोग नहीं हो रहा है। कुछ लोग मास्क लगाए रहते हैं फिर भी उसको नीचे खिसका के रखते हैं, तो उससे तो कोविड का अगर फैलना होगा तो फैल जाएगा। वो नीचे मास्क देख के डरेगा नहीं कोरोना। तो ये इन सब चीज़ों को जागरूक करने के लिए अभी मैंने निर्देश दिया कि जितने सरकारी विभाग हैं उन सभी के वाहनों में जिनमें माइक लगे हुए हैं वो लोगों को ये संदेश जब भी गुजरें, ये संदेश हमेशा उसमें प्रसारित होता रहे कि भाई सब लोग मास्क पहने, 6 गज की दूरी मेंटेन करें और हाथ नियमित रूप से धोते रहें। तो उससे लोगों को बार बार सुनने से उनके ऊपर असर पड़ेगा और लोग जागरूक होंगे। मुनस्यारी विकासखंड के होकरा से नामिक सड़क मार्ग के निर्माण और क्षेत्र में संचार सुविधा की मांग को लेकर नामिक के ग्रामीण जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि 2016 में नामिक के लिए सड़क बनने का काम शुरू किया गया था, लेकिन वो काम कुछ समय के बाद ही बंद हो गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के भीतर काम शुरू नहीं होता तो ग्रामवासी उग्र आंदोलन करेंगे। 2016 से टेंडर हुए होकरा नामिक मोटर मार्ग जो हमारा अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया, जिसको कि जून 2020 में पूर्ण होना चाहिए था, अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम 22 मार्च को जिला प्रशासन पर आए थे, एक शिष्टमंडल हमारी, और हमने उनको ज्ञापन दिया था कि ये हमारा जो कार्य है उस मोटर मार्ग में उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए।
लेकिन वो नहीं हो पाया वहाँ पर। ये हमारे अगर कटिंग शुरू नहीं होती, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती है कटिंग के लिए, तो हम 15 अप्रैल से यहाँ पर एक धरना करेंगे। रुद्रप्रयाग आरटीओ कार्यालय में तैनात संभागीय निरीक्षक प्राविधिक रमेश कुमार अग्रवाल कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिस कारण रुद्रप्रयाग आरटीओ में परमानेंट लाइसेंस का कार्य स्थगित कर दिया गया है। इस दौरान अपना परमानेंट लाइसेंस बनवाने आए दूर दराज के लोगों को मायूस होकर ही वापस लौटना पड़ा, जिसके चलते कई लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। वहीं लर्निंग लाइसेंस के काम जारी हैं। बागेश्वर जिले की एसओजी पुलिस टीम और बैजनाथ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दरअसल मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी के खिलाफ बैजनाथ तिराहे पर पुलिस चेकिंग के दौरान एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा, जिसके कब्जे से 10.13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए आंकी गई है। बैजनाथ थाने में पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी शाम के टाइम पे, तो उस दौरान एक व्यक्ति जो है संदिग्ध व्यक्ति हमें मिला। चेकिंग के दौरान उसको जब पूछताछ की गई तो उसके पास से हमें 10.13 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जानकारी में आया है कि वो रामपुर का रहने वाला है। पिछले 3 दिनों से वो हमारे बैजनाथ गरुड़ क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा था, कबाड़ी से संबंधित कार्य कर रहा था। तो और इसको जानकारी की जा रही है कि यहाँ पर किस किस को सप्लाई करने क्या टारगेट लेकर के आया, ये सारी चीज़ें उससे पूछताछ करी गई है। जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपए हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफी खुश है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।